हाँ, मेरे वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि आप कहीं भी वीडियो आपने देखा होगा या कहीं भी आप पढ़े होंगे, उसी चैप्टर को आप मेरे चैनल पर जो इंग्लिश सब्जेक्ट के जो लेसन्स हैं, आप मेरे चैनल पर देखिए, आपको बेस्ट वीडियोज़ मिलेंगे, ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, आपको भरोसा दिला सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए, ये चैप्टर नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया है और ये चैप्टर जो है ये है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये इनकी एक किताब है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो उस किताब का ये एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट क्या होता है? एक सारांश होता है, मतलब एक बहुत बड़ी कहानी रहती है, उसी को छोटा करके उसका जो मेन जो उसका अर्थ है, जो इम्पोर्टेंट जो उसका मीनिंग है, जो लाइंस हैं, वो इस चैप्टर में लिया गया है। तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग आराम से देखिए और इन्जॉय कीजिए, अच्छा लगेगा आपको समझने में, सुनने में। ये इनके बचपन का नाम है नेल्सन रोलीह लाहला। ये बचपन में नाम था इनका नेल्सन रोलीह लाहला। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें समझ में आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है अपार्थेड। अपार्थेड का मतलब क्या होता है? अपार्थेड जो है ये एक नियम है जिसमें क्या होता है, रंगों के आधार पर लोगों को बांट दिया जाता है। जैसे अपने देश में जातियों के आधार पर लोगों को बांटा गया है, धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव किया था अंग्रेजों ने, जाति के आधार पर बांट के, धर्म के आधार पर बांट कर उनमें एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न करके, दुश्मनी का भाव उत्पन्न करके लोगों पर शासन किया था। उसी तरीके से साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका क्या है? वो अफ्रीका जो है वो एक कॉन्टिनेंट है, एक महादेश है। पहले कहानी आप थोड़ा सुन लीजिए, है क्या हुआ था वहाँ पर। जैसे अपने इंडिया के बारे में तो आपको पता ही होगा, यूरोपीय लोग जो थे ना, वो शुरू से ही बहुत ही खच्चर टाइप के लोग थे। हर कॉन्टिनेंट में, हर महादेश में उन लोगों ने उत्पात मचा के रखा था, परेशान करके रखा था। इंडिया के बारे में तो पता ही है, 200 सालों तक अंग्रेजों ने यहाँ पर राज किया। और साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों ने, डच लोगों ने, यूरोपीय लोगों ने 300 सालों तक वहाँ पर गोरे लोगों ने काले लोगों पर हुकूमत किया। जबकि काले लोगों की जो जनसंख्या थी, जो पॉपुलेशन थी, वो 3/4 थी, मतलब 4 भाग में से 3 भाग काले लोग थे। मतलब 100% में से 75% जो आबादी थी, जो पॉपुलेशन थी, वो काले लोगों की पॉपुलेशन थी। लेकिन 25% गोरे लोग इन पर राज करते थे। अपने ही देश को एग्जाम्पल में ले लीजिए, हमारे इंडियंस लोगों की जनसंख्या कितनी थी और अंग्रेज़ कितने थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हम पर राज किया। उसी तरीके से वहाँ पर भी किया। और एकमात्र एक ऐसा कंट्री साउथ अफ्रीका था जिसमें चमड़े के रंग के आधार पर, द कलर ऑफ द स्किन, ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, लोगों को डिवाइड किया गया था, लोगों का अधिकार छीन लिया गया था। उसी के खिलाफ ये जो कानून था, ये जो अपार्थेड का जो कानून था, रंग भेद की जो नीति थी, ये 1948 में लागू कर दी गई थी साउथ अफ्रीका में। लेकिन ये कानून बहुत पहले से जो भेदभाव जो था, ये बहुत पहले से चलता आ रहा था। लेकिन इसे रूल बना दिया गया, नियम बना दिया गया कि ये एक नियम है कि गोरे लोग को ज़्यादा अधिकार है और काले लोगों को कम अधिकार है, ऐसा नियम बना दिया गया। समझे? ठीक, तो चलिए अब लोग पढ़ते हैं। अपार्थेड आप लोग समझ गए होंगे। अपार्थेड का मतलब होता है रंग भेद। इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है दैट, जो सेपरेट्स, अलग करता है। देखिए, ये पेन जहाँ जहाँ मेरा जाएगा वो उस वर्ड का मीनिंग वही होगा जो मैं बोल रहा हूँगा। ठीक है, तो आप लोग पेन पर भी ध्यान दें, वीडियो को ध्यान से देखें। पहले ही मैंने बोल दिया है, एडिटिंग वगैरह ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, कहीं कहीं पर कोई तस्वीर मुझे दिखानी होगी तो वो तस्वीर आपके सामने आएगा, इतना एडिटिंग मैं कर सकता हूँ। दैट सेपरेट्स पीपल, जो लोगों को अलग करती है, सेपरेट करती है, अकॉर्डिंग टू दियर रेस, उनके जाति के आधार पर। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के आधार पर, और रेस का मतलब होता है जाति। जाति मतलब कौन सी जाति? रंग की जाति। अलग अलग प्रकार की जातियां हो सकती है। ठीक, तो उनके रंग के आधार पर, उनके जाति के आधार पर लोगों को बांटने का एक तरीका था। साउथ अफ्रीका में अपार्थेड का मतलब होता है पृथक्करण, अलग करना, बांटना। कैन यू से, क्या आप बोल सकते हैं, विच ऑफ द 3 कंट्रीज़, इस 3 कंट्री में से कौन से कंट्रीज़ में, नेम्ड बिलो, नीचे में जो लिखा गया है,
हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम, इस प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम था। अनटिल वेरी रिसेंटली, बहुत ही हाल में ये जो था वो ये अपार्थेड कानून जो था वो लागू था। कौन से कंट्री में? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। हैव यू रीड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, जैसे इंडिया में भारत की आज़ादी के समय INC था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक, उसी तरह अफ्रीका में गोरे लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC था। स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग, बिताया एक पूरा जीवन का युद्ध, फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थेड, ये जो अपार्थेड था उसके खिलाफ। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, मंडेला को 30 साल प्रिजन में बिताना पड़ा, जेल में बिताना पड़ा। 30 साल, सोच लीजिए, 1 साल 2 साल नहीं, 30 साल जेल में बिताना पड़ा। फाइनली, आखिरकार, अंत में, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। डेमोक्रेटिक इलेक्शन, लोकतंत्रात्मक चुनाव साउथ अफ्रीका में 1994 में हुए। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, क्योंकि इनकी आबादी तो ऑब्वियसली ज़्यादा थी, 3/4 थी, तो अगर इलेक्शन होगा तो काले लोग ही जीतेंगे। और नेल्सन मंडेला ने और इनके जो दोस्त थे, जो स्वतंत्रता, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो उन लोगों ने जो मेहनत किया था, तो स्वाभाविक है इनकी पार्टी ही जीतेगी इलेक्शन में। तो इनकी जो नेल्सन मंडेला थे, ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, पहले काले राष्ट्रपति बने थे, नहीं तो इससे पहले सब वाइट प्रेसिडेंट हो रहा था, गोरे लोग ही राष्ट्रपति हो रहे थे। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस सारांश में, इस एक्सट्रैक्ट में, फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, जो आत्मकथा है, जो खुद के द्वारा लिखी गई कथा है, अपने जीवनी जिसको बोलते हैं, खुद के द्वारा लिखी गई जीवनी अपने बारे में, उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनके ऑटोबायोग्राफी का नाम है। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ठीक है। और नेल्सन मंडेला के ऑटोबायोग्राफी का नाम है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और ये महात्मा गांधी को भी मानते थे, ठीक है। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, मंडेला जो है इस लेसन में एक हिस्टोरिक, एक ऐतिहासिक अवसर की बात करते हैं। वो ऐतिहासिक अवसर क्या था? द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन का मतलब होता है समारोह, शपथ समारोह होता है या कोई सम्मान समारोह होता है, उसे हम लोग कहते हैं इनॉग्रेशन, ठीक है। कैन यू गेस, क्या आप गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, व्हाट द ओकेजन माइट बी, वो ओकेजन क्या होगा? चेक योर गेस इन दिस न्यूज़ आइटम, ये जो न्यूज़ पेपर में से कुछ आइटम छपा हुआ है, ये न्यूज़ पेपर का कटिंग है, आपके बुक में दिया हुआ है। कौन से न्यूज़ पेपर का कटिंग है? BBC का, ठीक, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन करके है। ऑफ 10 मई 1994, 10 मई 1994 को BBC का ये न्यूज़ पेपर में छपा था। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, तब हम लोगों को उस ओकेज़न के बारे में बढ़िया से समझ में आ जाएगा क्या था वो ओकेज़न, क्योंकि न्यूज़ पेपर में तो छपता है बढ़िया से। क्या छपा था न्यूज़पेपर में? देखिए, आप लोग सीधा 1994 का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, BBC का, 10 मई का। नेल्सन मंडेला, ये ऊपर में हेडिंग क्या था? मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नेशनल मंडेला बन गए। पास्ट टेंस है, लेकिन फिर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया गया है। टेंस जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा ये सब। नेल्सन मंडेला, वैसे टेंस का 2-4 वीडियो अपलोड है, लेकिन प्लेलिस्ट में बना देता हूँ, उसके बाद देख सकते हैं। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम, नेल्सन मंडेला बन चुके हैं साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। 3 शताब्दी, मतलब 300 सालों के बाद वाइट रूल, गोरे लोगों की जो ये रूल थी, ये जो हुकूमत था 300 सालों की, उसके बाद फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नेशनल मंडेला बन चुके हैं। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला के अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी, जो पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी,
won 250 ऑफ द 400 सीट्स, 400 में से 252 सीट्स जीत गई थी इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन में ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था। अपने देश में, इंडिया में पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन कब हुआ था पता है आपको? बताइए। 1952 में हुआ था द इनॉग्रेशन, और उसमें सबसे ज़्यादा सीट कौन सी पार्टी जीती थी? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अपने देश में प्राइम मिनिस्टर का पावर ज़्यादा होता है, इसलिए उनके बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। और बाकी के देशों में जो जैसे साउथ अफ्रीका है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, वहाँ पर प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर होता है, इसलिए प्रेसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रीटोरिया टुडे। अब यहाँ पर बहुत कुछ आपको नया मैं बता रहा हूँ, सुनिए। इनॉग्रेशन सेरेमनी, ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है, जो समारोह है, ये जो सम्मान समारोह है, टुक प्लेस मतलब हुआ, कहाँ पर हुआ? इन द यूनियन बिल्डिंग्स। यूनियन बिल्डिंग का पिक चित्र आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहा है। यूनियन बिल्डिंग के सामने नेशनल मंडेला का मूर्ति लगा हुआ है, ठीक। और एम्पी थिएटर का मतलब होता है एक, जैसे आप लोग स्टेडियम देखे होंगे, क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम, उसमें लोग चारों तरफ किस तरीके से बैठे रहते हैं, सीढ़ी की तरह बना होता है सीट, एक के ऊपर एक, और बीच में क्या होता है, एक स्टेज बना होता है, एक मंच बना होता है जिसे पोडियम कहते हैं। तो पोडियम पर खड़े होकर के भाषण देते हैं जो नेता होते हैं, और जो बहुत सारे लोग उस पोडियम पर बैठे रहते हैं जिनको बुलाया जाता है नीचे में, बीच में जहाँ पर लोग खेलते हैं वहाँ पर, और साइड से पूरे स्टेडियम में लोग भरे रहते हैं, तो उसे ही एम्पी थिएटर कहा जाता है। और ये एम्पी थिएटर कहाँ पर जो लोग जमा हुए थे? प्रिटोरिया। प्रिटोरिया जो है वो एक शहर का नाम है। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी, साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी, कैपिटल सिटीज़। और जैसे हमारे इंडिया में एक ही कैपिटल सिटी है, न्यू दिल्ली, लेकिन साउथ अफ्रीका में 3 कैपिटल सिटी है। एक है प्रिटोरिया जो कार्यकारी शाखा है, मतलब वहीं से सारे काम काज देखे जाते हैं, और वहाँ पर जितने भी विदेशी दूतावास है, एम्बेसी है, सब वहीं पर है, प्रिटोरिया में है। और दूसरा कैपिटल सिटी है केप टाउन, साउथ अफ्रीका की दूसरी कैपिटल सिटी है केप टाउन। और वो जो है वो विधायी राजनीति है, राजधानी है। विधायी राजधानी का मतलब होता है वहाँ पर कोर्ट कचहरी वाला जो नियम कानून जो पुलिस प्रशासन वाला वहाँ पर बनता है। और एक है ब्लोमफोंटेन। ब्लोमफोंटेन जो है वो न्यायिक राजधानी है, मतलब वहाँ पर कोर्ट कचहरी सब है। ये तो 3 कैपिटल सिटीज़ हैं, जिसमें एक है प्रिटोरिया, और वहीं पर ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है ये हेल्ड किया गया था, रखा गया था यूनियन बिल्डिंग्स के एम्पी थिएटर में। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस, जिसमें अटेंड हुए थे, शामिल हुए थे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस राजनेता, एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज़। और जो डिग्नेटरीज थे, जो गणमान्य व्यक्ति थे, लगभग 140 कंट्रीज़ से, देशों से जो गणमान्य व्यक्ति आए थे, डिग्नेटरीज आए थे, और जो पॉलिटिशियंस आए थे, वे सब उसमें भाग लिए थे पूरे दुनिया से। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण में, अपने एड्रेस में कहा, क्या कहा कि नेवर अगेन, दोबारा कभी भी नहीं। नेवर जोर देने के लिए 2 बार नेवर कहा गया है, कभी नहीं, दोबारा कभी नहीं। विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये सुंदर सी जो ज़मीन है, ये सुंदर सा जो देश है, वो कभी दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करेगा। कौन सा चीज़ अनुभव नहीं करेगा, एक्सपीरियंस नहीं करेगा? द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, एक के द्वारा दूसरे पर जो ऑपरेशन किया जाता है, जो दबाव डाला जाता है, जो शोषण किया जाता है, वो ये कंट्री दोबारा कभी एक्सपीरियंस नहीं करेगा। मतलब आज के बाद दुनिया में, जिंदगी में कभी भी इस देश पर कोई हुकूमत नहीं कर सकता है। नेल्सन मंडेला ने ऐसा कहा, ये न्यूज़पेपर में छपा हुआ है। और कहा भी, ये पढ़ेंगे हम लोग। जुबिलियंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. Jubilant scenes on the streets of Pretoria. प्रिटोरिया में जुबिलियंट सीन्स हुए, सब एक जगह जमा होकर के ब्लैक्स, वाइट्स, कलर्ड पीपल सब एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। मोर देन
lakh 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. लगभग 1 लाख साउथ अफ्रीका के मेन, पुरुष, महिलाएं और बच्चे और सभी जातियों के, गोरे काले सारे के सारे एक साथ सबने गीत गाया, सबने डांस किया एंजॉय के साथ। चलिए अब हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं। देखिए ये ऑटोबायोग्राफी है, जहाँ जहाँ मैं बोलूँगा आई तो वहाँ वहाँ समझ जाइएगा कि नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं, यानी कि मैं जो यूज़ करूँगा मतलब मैं नेल्सन मंडेला हूँ और मैं आप लोगों को अपनी ऑटोबायोग्राफी सुना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं। 10th मई 10 मई, डाउन ब्राइट एंड क्लियर। डाउन का मतलब होता है सुबह, मॉर्निंग, और डस्क का मतलब होता है शाम। तो डाउन इसको वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है, मतलब सुबह हुई, 10 मई की सुबह हुई, और वो सुबह कैसी थी? ब्राइट एंड क्लियर थी, चमकीली और एकदम साफ दिन था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड, मैं एकदम खुशपूर्वक, प्लीजेंटली मतलब सुखद, और बिसीज का मतलब होता है घेरा होना, मतलब मैं एकदम सुखपूर्वक खुशी से मैं घिरा था। बाय डिग्निटरीज के द्वारा, जो सम्मानित व्यक्ति आए थे अलग अलग देशों से, उनके द्वारा मैं घिरा था। एंड वर्ल्ड लीडर्स, और दुनिया के नेताओं के द्वारा मैं घिरा था। हु वेयर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट्स, जो आ रहे थे, टू पे दियर रिस्पेक्ट्स, अपना रिस्पेक्ट देने के लिए, हमें अपना आदर देने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन से पहले, समारोह से पहले जो लोग मुझे आशीर्वाद, प्यार, आदर देने के लिए आ रहे थे, मैं उन लोगों से घिरा हुआ था पिछले कुछ दिनों से। और 10th मई को इनॉग्रेशन था। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर ये जो इनॉग्रेशन था, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, ये सबसे बड़ा समूह या सबसे बड़ा गैदरिंग, लोगों का जमावड़ा होने वाला था, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, इससे पहले कभी भी इंटरनेशनल लीडर्स का इतना बड़ा जमावड़ा साउथ अफ्रीका की धरती पर नहीं हुआ था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, और ये जो सेरेमनी था वो हुआ कहाँ पर हुआ? लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में। जो सैंडस्टोन का मतलब बलुई पत्थर, तो बलुई पत्थर से बने हुए एम्पी थिएटर मैंने बता दिया आपको। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स, जो यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया था, उसी के अंदर में, इन प्रिटोरिया में। 4 डिकेड्स, कई दशकों में, कई दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, ये जो जगह थी, ये सीट जो था वो वाइट सुप्रीमेसी का सीट था, जो गोरे लोगों का जो प्रभुत्व था, गोरे लोगों का जो शासन था, उनका जगह था ये। लेकिन अब, एंड नाउ, और अब, इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग, लेकिन अब जो ये दृश्य था, जो जगह था, साइट मतलब जगह, ये साइट जो था वो रेनबो गैदरिंग का साइट था। रेनबो गैदरिंग इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आज वहाँ पर सिर्फ गोरे लोग नहीं थे, एक ही कलर के लोग नहीं थे, वहाँ पर रंग बिरंगे लोग, अलग अलग जातियों के लोग थे। इसलिए इन्होंने मंडेला जी ने रेनबो गैदरिंग कहा है। रेनबो का मतलब होता है वो इंद्रधनुष जिसमें बहुत सारे रंग होते हैं। ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंगों के लोग, एंड नेशंस, अलग अलग राष्ट्र देशों के लोग, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक, जो आए थे, जो किस चीज़ के इंस्टॉलेशन के लिए? इंस्टॉल का मतलब होता है स्थापित करना। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नन रेशियल गवर्नमेंट, साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक और नन रेशियल गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो जाति पाति में भरोसा नहीं करती है, सभी जाति को एक समान मानने वाले, जो डेमोक्रेटिक है, जो लोकतंत्र है, उसकी स्थापना के लिए अलग अलग जगह से लोग आए हुए थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस प्यारे से ऑटम डे में, शरद ऋतु में, आई वॉज एकम्पेनीड बाय माई डॉटर जेनानी, मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ वहाँ पहुँचा। ऑन द पोडियम, मंच पर, मिस्टर डी क्लेर्क वॉज द फर्स्ट, मिस्टर डी क्लेर्क पहले व्यक्ति थे
स्वॉर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उन्होंने स्वर्ण का स्वर मतलब होता है शपथ लेना, और स्वर्ण मतलब शपथ लिया। जो मिस्टर डी क्लर्क थे उन्होंने सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया मिस्टर डी क्लर्क ने। देन तब देख लीजिए मंडेला यही है, नेल्सन मंडेला। तब उसके बाद थैबो एमकेबी, जो थैबो एमकेबी थे, वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उन्होंने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। थैबो एमकेबी मतलब दो उपराष्ट्रपति थे अपने देश में, तो एक ही राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति होते हैं, वहाँ पर दो दो उपराष्ट्रपति थे, एक वो और एक ये। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी थी, आई प्लेस्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। आई प्लेस्ड मैंने प्रतिज्ञा किया, टू ओबे एंड अपहोल्ड कि मैं आज्ञा का पालन करूंगा, एंड अपहोल्ड कायम रखूंगा, द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को, मतलब संविधान के हिसाब से मैं चलूंगा, एंड और टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, मतलब मैं डिवोट कर दूंगा खुद को मैं समर्पित कर दूंगा टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक। ये जो गणराज्य है, ये जो देश है, लोकतांत्रिक देश है, इसके लिए, एंड इट्स पीपल और इसके लोगों के लिए, भलाई के लिए, वेल बीइंग मतलब भलाई के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, मैंने उस असेंबल्ड गेस्ट से, जो वहाँ पर गेस्ट आए थे उन लोगों से, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड और जो दुनिया मुझे हमें देख रही थी, उस दुनिया से मैंने कहा, आई सेड मैंने कहा, क्या कहा? अब उन्होंने जो कहा मंडेला ने, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। टुडे आज, ऑल ऑफ अस हम सभी, डू कन्फर, यहाँ पे ये देख लीजिए पहले, बाय आवर प्रेजेंस हियर, हमारी उपस्थिति में, हम सभी की उपस्थिति में, ऑल ऑफ अस हम सभी, डू कन्फर, यहाँ पर इम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए इसको डू यूज़ किया गया है, जोड़ देने के लिए सेंटेंस में। इम्फेटिक सेंटेंस जब मैं पढ़ाऊँगा ग्रामर में तब मैं बताऊँगा। हम सभी जोड़ दे करके कहते हैं कि ऑल ऑफ अस डू कन्फर, हम सभी दें, प्रदान करें, कन्फर मतलब देना या प्रदान करना, अर्पित करना। क्या अर्पित करें? ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, ये जो नई जन्मी आज़ादी है साउथ अफ्रीका की, उसको हम लोग इज्जत, शान व शौकत और आशा प्रदान करें। आइए, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, लास्टेड टू लॉन्ग का मतलब होता है जो अब नहीं रहा, ठीक। तो आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो ये जो असाधारण मानवीय आपदा थी, डिजास्टर का मतलब होता है आपदा या आफत या संकट, ये जो मानवीय असाधारण, एकदम बहुत विशाल, बहुत बड़ी ये जो मानवीय आपदा थी, इसका जो अनुभव था, जो अब नहीं रहा, वो ख़त्म हो चुका है मानवीय आपदा। इसलिए हम लोग इस नई जन्मी आज़ादी को, साउथ अफ्रीका को हम लोग ग्लोरी और आशा प्रदान करें, ठीक। मस्ट बी बॉर्न, और ये जो देश है, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और ये एक ऐसी सोसाइटी बने, इस देश में ऐसी सोसाइटी का निर्माण हो जिसमें ऑल ह्यूमैनिटी, सभी मानव जाति को, मतलब सभी मनुष्यों को प्राउड फील हो, गर्व महसूस हो, शर्म महसूस नहीं हो। वी हम लोग, हु वेयर आउटलॉज, जो आउटलॉज थे, आउटलॉज का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वी हु वेयर आउटलॉज बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थेड, इस देश की, साउथ अफ्रीका की जो ये पॉलिसी थी, ये जो नीति थी अपार्थेड की, रंग भेद की नीति, मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका, लगभग कई सारे देशों ने, लगभग सभी देशों ने साउथ अफ्रीका के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन था, जो राजनीतिक संबंध था, वो तोड़ लिया था। मतलब सभी देश इससे दूर ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि यहाँ पर इतना घटिया कानून बना हुआ था। तो इसलिए उसको आउटलॉज कहा जाता है, कानून से बाहर, मतलब लोगों के पूरी दुनिया से बाहर, सभी दुनिया ने जो इससे दूरी बना ली थी, इसलिए ये कह रहे हैं दुनिया से आए हुए लीडर्स को कि वी हम लोग, हु वेयर आउटलॉज, जो हम लोग जो आउटलॉज थे, नोट सो लॉन्ग एगो, और काफ़ी लंबे समय तक हम लोग आउटलॉज नहीं रहे, आप लोगों से अलग नहीं रहे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, हैव टुडे बीन गिवन, आज हम लोगों को दिया गया है, प्रदान किया गया है। क्या प्रदान किया गया है? द रेयर प्रिविलेज,
एक दुर्लभ प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, एक दुर्लभ विशेषाधिकार हम लोगों को दिया गया है। टू बी होस्ट, कि हम लोग होस्ट कर सकें, हम लोग आतिथ्य स्वीकार कर सकें आप लोगों का। आप लोग जो अतिथि बन के आए हैं, देखिए एक होता है गेस्ट और एक होता है होस्ट। गेस्ट जाता है होस्ट के यहाँ तो उसको होस्ट कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि हम लोगों को विशेषाधिकार मिला है। क्या विशेषाधिकार मिला है? टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, हमारी अपनी मिट्टी पर, अपनी ज़मीन पर जो दुनिया के जो नेशंस के जो लीडर्स आए हैं उनको होस्ट करने का मौका हम लोगों को मिला है, और पहली बार मिला है, क्योंकि इससे पहले तो गोरे लोग होस्ट करते थे, आज पहली बार काले लोग होस्ट कर रहे हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, वी थैंक, हम लोग धन्यवाद देते हैं, हम पूरे साउथ अफ्रीका के लोग धन्यवाद देते हैं, ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, जितने भी सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट मेहमान आए हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन। टेक पोजीशन का मतलब होता है भाग लेना या दखल देना, मतलब आप लोग जो यहाँ पर आए हैं इसके लिए हम सभी लोग आपका शुक्रिया अदा करते हैं। विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ जो आप लोगों यहाँ आकर के आप लोगों ने जो भाग लिया है इसके लिए। ऑफ वाट इज़, आफ्टर ऑल, आखिरकार जो क्या है, वो जो हम लोगों को जो मिला है वो है क्या? इज़ अ कॉमन विक्ट्री, ये एक कॉमन आज़ादी है, एक सामान्य आज़ादी है। फॉर जस्टिस, न्याय की आज़ादी है। फॉर पीस, शांति की आज़ादी है। फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय इज्जत की आज़ादी है, मानवीय शान और शौकत की आज़ादी है। मतलब यहाँ के लोगों को अब क्या मिलेगा? जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, पीस मिलेगा, शांति मिलेगी, और यहाँ के लोगों को डिग्निटी मिलेगा, इज्जत मिलेगा। ये चीज़ हम लोगों को मिला है, और इसमें भाग लेने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एट लास्ट, अंत में, वी हैव अचीव्ड, हम लोगों ने हासिल किया है, प्राप्त किया है, आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमारी राजनीतिक मुक्ति। इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति, आज़ादी। ये जो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मिला है, ये जो राजनीतिक आज़ादी मिली है कि हम लोग अपने देश में काले लोग भी अब राजनीति कर सकते हैं। राजनीति, पॉलिटिक्स को आज के नेताओं ने बदनाम कर दिया है, लेकिन पॉलिटिक्स बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि बिना पॉलिटिक्स के, बिना राजनीति के, राजनीति का मतलब होता है राज को चलाने की नीति, देश को चलाने की जो नीति होती है वो, उसे पॉलिटिक्स कहा जाता है। और लोगों के मुंह से आप सुनते होइएगा कि पॉलिटिक्स जो है वो इज्जतदारों का काम नहीं है, इसमें जो बहुत बेकार लोग होते हैं वो जाते हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन देश को चलाने वाले अच्छे लोग होने चाहिए, बुरे लोग नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा है कि हम लोगों ने अपनी राजनीतिक मुक्ति पाई है, मतलब अब हम लोग यहाँ पर राजनीति करेंगे, राज को, इस देश को चलाएंगे। वी प्लेज आवर सेल्व्स, हम लोग खुद से शपथ लेते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, कि हम लोग अपने सभी लोगों को आज़ादी दिलाएंगे, लिबरेट करेंगे, आज़ाद करेंगे, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, ये जो गरीबी की जो ये जो कंटिन्यूइंग बॉन्डेज है, ये जो लगातार जो बंधन है गरीबी की, उससे। डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन का मतलब है पृथककरण, अलग करना, ये जो लोगों को जो अलग कर दिया गया था काफ़ी लंबे समय से, इससे हम लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और ये जो लोग सफ़र कर रहे थे, पीड़ित थे जेंडर से, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, ये जो लिंग और लिंग भेद और बाकी के जो भेदभाव थे, इन भेदभावों से जो लोग सफ़र कर रहे थे, डेप्रीवेशन से, पॉवर्टी से, इससे हम लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट, कभी कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं ऐसा होगा कि दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, की ये सुंदर धरती, विल अगेन एक्सपीरियंस, फिर से अनुभव करेगी, दोबारा अनुभव करेगी, द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, एक के द्वारा दूसरे पर अत्याचार ये धरती दोबारा कभी भी अनुभव नहीं करेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, और ये जो ग्लोरियस जो ह्यूमन अचीवमेंट हुआ है, ये जो एकदम शानदार मानवीय जो प्राप्ति मिली है हम लोगों को, ये सूरज, ये शानदार प्राप्त जो हम लोगों को ये जो हासिल हुआ है आज़ादी, ये जो आज़ादी रूपी जो सूरज है ये कभी भी अस्त नहीं होगा, उगा रहेगा। लेट फ्रीडम रेन, चलिए आज़ादी को, इस स्वतंत्रता को शासन करने दें। रेन का मतलब होता है शासन करना। लेट फ्रीडम रेन, आज़ादी से शासन करें। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को भगवान लंबी उम्र दे, भगवान इसे
आशीर्वाद दे, गॉड ब्लेस अफ्रीका। चलिए, ये इन्होंने वहाँ पर इनॉग्रेशन में कहा था, इतना ही। और भी कहा होगा, ये तो एक्सट्रैक्ट है, सारांश है, जो मेन पॉइंट है वो आपके चैप्टर में दिया गया है। वैसे पूरा पढ़ना हो तो आप वो बुक पढ़ सकते हैं, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तब उसमें आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ ही पल के बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, हम सभी ने अपनी आंखें उठाई, इन ऑ का क्या मतलब होता है? ऑ का मतलब होता है डर, आश्चर्य के साथ मिला हुआ, जिसमें डर भी हो, आश्चर्य भी हो, श्रद्धा भी हो और सम्मान भी हो। ऐसी भावना का जो मिक्सर होता है उसको कहा जाता है ऑ। तो जैसे कि हम लोग खड़े हुए थे वहाँ पर पोडियम पर, मंच पर, और हमारे सर के ऊपर से वी आकार का बना के, शेवरॉन मतलब होता है वी आकार का, ऐसे ऐसे वी आकार का। आप लोग साउथ अफ्रीका का फ्लैग देख सकते हैं। साउथ अफ्रीका के फ्लैग में वी आकार का बना हुआ है, रंग बिरंगा, कई रंग हैं उसमें। वो कौन कौन से रंग हैं इसमें लिखा ही हुआ है। तो वी आकार का जो है, उस आकार से सारे जो जेट्स थे, जेट, हेलीकॉप्टर्स, लड़ाकू विमान, ठीक है, सैन्य वाहक, सेना को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले विमान, वो सब उड़े मेरे सर के ऊपर से। तो जब आप ही अगर खड़े होइएगा, मैं बचपन में क्या करता था कि जब कोई हेलीकॉप्टर आता था ना, कोई एरोप्लेन आता था, तो डर से छुप जाता था घर में। अभी भी बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं। तो वहाँ पर जब हम लोग खड़े थे, नेल्सन मंडेला और सारे लोग जो खड़े थे पोडियम में, मंच पर, तो सभी लोगों के अंदर एक डर, आश्चर्य और श्रद्धा और सम्मान का भाव भरा हुआ था जब हेलीकॉप्टर उनके सर के ऊपर से रंग बिरंगा कलर छोड़ता हुआ। आप लोग देखे होंगे जब 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन जब दिल्ली में जो सारे लीडर्स और सारे लोग जब जमा होते तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर जो है, जो विमान सब जो है ऊपर में उड़ता रहता है, तिरंगा 3 रंग छोड़ते हुए। तो उसी तरह वहाँ पर उड़ा था उनके ऊपर से। तो वी लिफ्टेड आवर आइज, हम लोगों ने अपनी आंखें उठाई, इन ऑ, एक ऑ में, एज अ स्पेक्टाकुलर एरे। स्पेक्टाकुलर एरे का मतलब होता है शानदार संग्रह या समूह। एक शानदार संग्रह या समूह था, एक जबरदस्त समूह था, ग्रुप था, किसका? ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, साउथ अफ्रीका के जेट का मतलब होता है वही विमान, आप चित्र में देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स, उसमें हेलीकॉप्टर्स थे, एंड ट्रूप कैरियर्स, और सैन्य वाहक जो विमान होते हैं, सेना को उगने वाले, ले जाने वाले, वो ट्रूप्स कैरियर्स जो थे वो उड़ रहे थे। रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, वो दहाड़ रहे थे एक परफेक्ट फॉर्मेशन में, एक एकदम पूर्ण फॉर्मेशन, एकदम शानदार फॉर्मेशन, बनावट में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसीसन और पिन पॉइंट का मतलब लगभग सेम ही होता है। पिन पॉइंट का मतलब होता है सटीक, और प्रेसीसन का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर। ये केवल, इट वॉज नॉट ओनली का मतलब होता है केवल, ये केवल, डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शन, नज़ारा, ये केवल एक सटीक और स्पष्ट नज़ारा नहीं था मिलिट्री फोर्स का, जो मिलिट्री फोर्स जो उड़ रहा था हमारे सर के ऊपर से विमानों में, तो ये उनका एक परफेक्ट नज़ारा यही नहीं था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि मिलिट्री जो सेना सब थी, उनकी जो लॉयल्टी थी डेमोक्रेसी को लेकर के, लोकतंत्र को लेकर के, उनकी जो लॉयल्टी मतलब वफादारी जो थी, उसका भी प्रदर्शन, प्रमाण, सबूत था ये। टू अ न्यू गवर्नमेंट, और किसके लिए लॉयल्टी थी? एक नया गवर्नमेंट, एक नई सरकार, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो एकदम स्वतंत्रता पूर्वक और एकदम उचित तरीके से चुनी गई थी। उस सरकार के प्रति मिलिट्री का जो लॉयल्टी था, वफादारी था, वो भी उसमें दिखा। एकदम परफेक्ट फॉर्मेशन में उड़ रहे थे सब। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही पल पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स है, जो सुरक्षा बल है, जो पुलिस है, उनके जो हाईएस्ट जनरल्स थे, जो जनरल के पद पर होते, जो सबसे ऊंचे पद पर होते हैं, उनको जनरल कहा जाता है। जो हाईएस्ट जनरल के पद पर जो लोग थे, जो जनरल्स थे, वे कुछ ही पल आए, दियर चेस्ट्स
बेड चेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स। उनके जो चेस्ट थे, उनके जो छातियाँ थी, छाती पर देखते होंगे आप, जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं उनके छाती पर वो रिबन लटका रहता है और मेडल वगैरह लटका रहता है उनके छाती पर। तो उनका जो चेस्ट था वो बेड चेक्ड था, लदा हुआ था रिबन से और मेडल से। फ्रॉम डेज गॉन बाय, बीते दिनों से, कई बीते दिनों से उनका जो छाती था वो भरा हुआ था मेडल्स से और रिबन से। सैल्यूटेड मी, उन लोगों ने मुझे सैल्यूट किया। एंड प्लेस्ड दियर लॉयल्टी, और और उन्होंने प्रतिज्ञा लिया अपनी लॉयल्टी के लिए, अपनी वफादारी के लिए, कि वे हमेशा वफादार रहेंगे। आई वॉज नोट अनमाइंडफुल ऑफ, नोट अनमाइंडफुल ऑफ का मतलब होता है कि मैं भूला नहीं था, किसी चीज़ को न भूलना। तो मैं भूला नहीं था ऑफ द फैक्ट, और उस बात को, जो फैक्ट था, जो सच बात थी, उस फैक्ट को मैं नहीं भूला था कि कौन सी फैक्ट, कौन सा फैक्ट, कौन सा बात, दैट कि नोट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि कई साल पहले, दे वुड नोट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, कि वे लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि मुझे अरेस्ट किया था, उन लोगों ने गिरफ्तार किया था। ये बात मैं नहीं भूला और अभी ये लोग मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। फाइनली, आखिरकार, अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स, एक इम्पाला जेट्स, जो चित्र में आप देख सकते हैं, इम्पाला जेट्स जो था वो एक वी आकार की, भी जो आप लोग ABCD का जो वी आकार है, ऐसे वी इस आकार की, इस आकार का जो बनावट है, उसमें जो इम्पाला जेट्स था वो लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल, एक धुएं का, पीछे से धुआं छोड़ते हुए, ट्रेल मतलब होता है निशान, धुएं का निशान छोड़ते हुए। कौन कौन सा धुआं, कौन कौन से कलर का, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, ये सारे साउथ अफ्रीका के फ्लैग में ये सारे निशान आप देख सकते हैं। ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, ये जो साउथ अफ्रीका का जो नया फ्लैग था, इसमें जो जो कलर थे और जिस डिज़ाइन से वो कलर किए गए थे, उस डिज़ाइन में इम्पाला जेट्स विमान उड़ रहे थे। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, और ये जो दिन था वो मेरे लिए सिम्बोलाइज्ड था, एक प्रतीक था, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स, कि हम लोग वहाँ पर 2 राष्ट्रगान गा रहे थे। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, गोरे लोग एंड कोसी सिकेलेल अफ्रीका गा रहे थे। ये राष्ट्रगान का नाम है, जैसे हमारे यहाँ जनगण मन है, वंदे मातरम है, उसी तरीके से वहाँ पर गोरे लोगों का ये राष्ट्रगान था। एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टेम, और जो काले लोग थे वो ये गा रहे थे। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और ये जो गाना था, जो डाई स्टेम था, वो रिपब्लिक, साउथ अफ्रीकन गणराज्य का पुराना एंथम था, गीत था। ऑल दो, यद्यपि, दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, कोई भी ग्रुप, न वाइट न ब्लैक, कोई भी ग्रुप इस एंथम का लिरिक्स नहीं समझ रहा था। दे वंस डिस्पाइज्ड, डिस्पाइज्ड का मतलब होता है हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ, किसी के बारे में बहुत कम ज्ञान होना। उन लोगों को उस, ये जो एंथम था, ये जो गीत था, उस गीत को वो लोग समझ नहीं पा रहे थे, उसके लिरिक्स को, उसके लाइन को। जैसे आप लोगों में से कई लोग जन गण मन अधिनायक जय है, ये जो एंथम है हमारा नेशनल एंथम, इसके हर एक लाइन का मीनिंग आप लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है, तो पता कीजिए, पता रहना चाहिए। तो उन लोगों को भी पता नहीं था, वे लोग इससे अनजान थे, उसके लिरिक्स से, उसके मीनिंग से, लेकिन गा रहे थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हर्ट, जल्द ही वे लोग इनके अर्थ को दिल से याद कर लेंगे, जान जाएंगे, ये कह रहे हैं नेल्सन मंडेला। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन के दिन, वो जो समारोह था उसके दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश, अभिभूत, एकदम हो जाना, मुग्ध हो जाना। तो मैं एकदम मुग्ध था, बहुत ज़्यादा खुश था। विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिकल सेंस से, एक ऐतिहासिक अनुभूति से मैं बहुत ज़्यादा, फीलिंग से मैं बहुत ज़्यादा खुश था। इन द फर्स्ट डिकेड, पहले दशक ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, पहला दशक मतलब 1900 ईस्वी से 1910 के बीच में। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर, 1902 ईस्वी में एंग्लो बोर वॉर हुआ था, एंग्लो और बोर के बीच में युद्ध हुआ था। मतलब ब्रिटेन, मतलब इंग्लैंड के लोग, अंग्रेज़ों, और अब साउथ अफ्रीका के लोगों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसका नाम था एंग्लो बोर वॉर, और ये हुआ था फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। मतलब 1900 से लेकर के, डिकेड मतलब 10 साल के उम्र को, 10 साल को डिकेड कहा जाता है, 100 साल को सेंचुरी कहा जाता है। तो 1900 से 1910 के बीच में, मतलब 1902 ईस्वी में हुआ था ये एंग्लो बोर वॉर।
तो कहते हैं कि इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे अपने जन्म से पहले और बोर वार के ठीक बाद, द वाइट स्किन्ड पीपल्स, जो उजले चमड़े वाले लोग थे, जो अंग्रेज थे साउथ अफ्रीका में रहने वाले, पैच्ड अप, पैच अप का मतलब होता है लागू करना, कोई कानून लागू करना, उसी को पैच अप कहा जाता है, तय कर देना, फिक्स कर देना। तो बोर वॉर जो हुआ था उसमें इंग्लैंड के लोग जीत गए थे, अंग्रेज जीते थे, ब्रिटिश जीता था। तो युद्ध हुआ था, तो युद्ध के बाद तो स्वाभाविक है कि भयंकर रूल लागू करेगा ही वो सब। तो उन लोगों ने पैचअप किया, वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप दियर डिफरेंसेस एंड क्रिएटेड and erected a system of racial domination against the dark skinned peoples of their own land। ध्यान से समझिए इस बात को। Their patched up their differences, उन लोगों ने अपना अंतर पैचअप कर दिया, फिक्स कर दिया, तय कर दिया। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और जातीय प्रभुत्व का जो सिस्टम है वो लागू कर दिया, स्थापित कर दिया, इरेक्ट कर दिया। ठीक है, रेशियल डोमिनेशन, जो ये जो जातीय प्रभुत्व था, मतलब उजली चमड़ी के लोगों का जो प्रभुत्व था, ये उन्होंने वहाँ पर स्थापित कर दिया। अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल, किसके खिलाफ? वो जो डार्क स्किन्ड पीपल थे, जो काले लोग थे, उन लोगों के खिलाफ, उन्हीं के ज़मीन पर उन लोगों के खिलाफ अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो स्ट्रक्चर, ये जो ढांचा था, उन लोगों ने जो बनाया था, ये ढांचा, ये जो स्ट्रक्चर था उन लोगों ने क्रिएट किया था, फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, हार्श का मतलब होता है सख्त, और हार्शेस्ट का मतलब होता है सख्त से सख्त, बहुत ही खतरनाक। ये जो खतरनाक जो आधार था, और कौन सा आधार था? स्किन के आधार पर, मोस्ट इनह्यूमन। और ये जो बेस था, इस फॉर्मेशन का, इस स्ट्रक्चर का जो बेस था, आधार था, वो बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन था, अमानवीय था। सोसाइटीज़ इन ह्यूमन, मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर सोन, और ऐसा समाज, ऐसी सोसाइटी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा स्ट्रक्चर उन लोगों ने इरेक्ट किया था, स्थापित किया था। और उन्हीं के ज़मीन पर सोच सकते हैं 3/4 हिस्सा जो था, 3/4, ये उन लोगों का पॉपुलेशन था, काले लोगों का। और उसके बावजूद उन लोगों ने इस तरह का सिस्टम लागू कर दिया कि गोरे लोगों के पास सारा अधिकार रहेगा और काले लोगों के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा। ऐसा रूल ही लागू कर दिया उन लोगों ने। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, मतलब 1990 से 2000 के बीच में, नाउ अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, द एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और एक मैन के रूप में, एक आदमी के रूप में, एक मर्द के रूप में, मेरी ये 8वीं दशक था, 8वां दशक था, मतलब इनकी उम्र 70 से 80 साल के बीच में थी। दैट सिस्टम हैड बीन, वो जो सिस्टम था वो क्या हो गया था? ओवरटर्न्ड। ओवरटर्न का मतलब होता है उथल पुथल होना, बिगड़ जाना, खत्म हो जाना। और ये जो सिस्टम था वो ओवरटर्न हो चुका था, खत्म हो चुका था, फॉर एवर, हमेशा के लिए। एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और ये जो था इसे रिप्लेस कर दिया गया था, बदल दिया गया था इस एक, ये जो नया डेमोक्रेसी था, लोकतंत्र था, उसके द्वारा। दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, जो सभी लोगों के राइट्स को, अधिकार को और आज़ादी को समझता था, रिकॉग्नाइज करता था, मानता था। ऐसी सरकार के द्वारा पुराने सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया लास्ट सेंचुरी में। और फर्स्ट डिकेड में, पहले दशक में देख सकते हैं क्या हुआ, और लास्ट डिकेड में देख सकते हैं क्या हुआ, क्या से क्या हो गया। पूरा तरह से सिस्टम पूरा बदल गया था। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ दियर स्किन, उनके स्किन के कलर को बिना माने, मतलब उनके स्किन के कलर पर बिना डिफरेंस किए लोगों को राइट्स एंड फ्रीडम दिया जाने वाला सरकार का गठन हुआ, और इस सरकार ने पुराने सरकार को रिप्लेस कर दिया। दैट डे हैड कम, वो दिन आया था, ये जो दिन था, ये जो आज़ादी का दिन था, ये स्पेशल जो डे था। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, और ये जो दिन था वो अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस के द्वारा आया था। अनइमेजिनेबल, इमेजिनेबल का मतलब होता है जिसका आप इमेजिन कर सकें, कल्पना कर सकें। और ये जो ऐसी, ये अकल्पनीय जो सेक्रीफाइसेस थे, जो त्याग थे, जो बलिदान था लोगों का, जिसका कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। सोच सकते हैं, खुद नेल्सन मंडेला 30 साल तक जेल में रहे थे, इनके साथियों को कितना सताया गया होगा, मर गए, कई सारे दोस्त इनके मर गए लड़ते लड़ते। एंड करेज,
और वो जो वो सफरिंग सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, मेरे हज़ारों लोगों के द्वारा जो सेक्रीफाइस किया गया था जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड, और ऐसे लोग जिनके सफरिंग को, जिनके पीड़ा को, कष्ट को और जिनके साहस को कभी भी न गिना जा सकता है और ना ही उनके बलिदान को चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा मैं अन्य दिनों में भी महसूस करता हूँ, सिर्फ उसी दिन नहीं, इनाग्रेशन के दिन ही नहीं, मैं बाकी दिन भी महसूस करता हूँ इस बात को, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, कि मैं जो था, मैं था, सिंपली द सम, मैं उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का योग था, जोड़ था, मतलब उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों को जोड़ दिया जाए तब मैं बना था। मैं ऐसा नहीं था कि मैं कोई 30 मार खान था या तोप था, मैं कोई तोप नहीं था, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं बस अपने हजारों मारे गए देशभक्तों को मिला करके, उन देशभक्तों ने जो साहस जुटाया, जो देशभक्ति थी उनके अंदर, जो पीड़ा उन लोगों ने सहा, उनके पीड़ा को देख करके भी मैं उनके पीड़ा को देख करके ही मैं इतना सहनशील बना था, इतना मैं करेजियस बना था, साहसी बना था। तो मैं उन सभी का योग था, सम मतलब होता है योग, ठीक। पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले चले गए, उन सारे पैट्रियोट्स का योग मैं था। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और वो जो नोबल लाइन था वो ख़त्म हो गया और फिर से मेरे साथ ये नया लाइन शुरू हुआ, एक नया चैप्टर शुरू हुआ। आई वॉज पेन्ड दैट, मैं बहुत दुखी था कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनको थैंक यू भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि वे सब तो चले गए थे। उस दिन मैं उन लोगों को कम से कम धन्यवाद भी कह सकता, इसके लिए मैं बहुत दुखी था। एंड दैट दे वेर नॉट एबल टू सी, वे लोग ये देखने के लिए भी नहीं रहे, वाट दियर सेक्रीफाइसेस हैड राउट का मतलब होता है अचीव को ही पुराने इंग्लिश में राउट कहा जाता था। अचीव मतलब प्राप्त करना, हासिल करना। उन लोगों के सेक्रीफाइसेस ने, उन लोगों के बलिदान ने क्या अचीव किया था, ये देखने के लिए भी वे लोग नहीं रहे, इसलिए मैं बहुत दुखी था। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड, ये जो रंग भेद की जो पॉलिसी थी, नीति थी, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड, इसने एक गहरे और काफ़ी लंबे समय तक चलने वाले घाव को क्रिएट किया था, बनाया था, जन्म दिया था। इन माई कंट्री, मेरे देश में, एंड माई पीपल, और मेरे लोगों में इसने एक बहुत ही गहरा और कभी ख़त्म न होने वाला घाव दे दिया इस रंग भेद की नीति ने। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सभी लोग कई साल बिताएंगे, इफ़ नॉट जनरेशन, ऐसा ना हो कि कई जनरेशन, कई हमारी पीढ़ी बितानी पड़ जाए। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, वो जो विशाल जो चोट थी, उस चोट से उबरने में हमारी कई जनरेशन लग जाएंगे, कई पीढ़ियाँ लग जाएंगी, उस चोट से, उस दर्द से उबरने में, इस अपार्थेड से उबरने में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, लेकिन दशकों का जो ये ऑपरेशन था, ये जो दबाव था, ये जो शोषण था, एंड ब्रूटैलिटी, और ये जो क्रूरता थी, हैड अनदर अनइंटेंडेड, ये जो था ये अनइंटेंडेड था। अनइंटेंडेड का मतलब होता है अनअपेक्षित, जिसकी अपेक्षा न की जा सके, इफेक्ट, और ये एक ऐसा प्रभाव था। एंड दैट वाज इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थैम्बोस, और इसी सब की वजह से, इसी ब्रूटैलिटी, इसी ये क्रूरता और इसी ऑपरेशन, दबाव, शोषण की वजह से, इस शोषण ने, इस दबाव ने, इस क्रूरता ने, अंग्रेजों की जो क्रूरता थी, उसने जन्म दिया था, किसको जन्म दिया था? ओलिवर थैम्बोस को, वाल्टर सिसुलस को, द चीफ लुथुलिस को, द यूसुफ डैडूज, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुकवेस ऑफ आवर टाइम, हमारे समय के जो ये सारे जो देख सकते हैं, ये सारे लोग इनके दोस्त थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, अंग्रेजों के खिलाफ कई साल जेल में रहे होंगे ये सभी। ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डैडू, ब्रैम फिशर, रोबोट सुबुकवे, ये सब, ठीक, ये सब अब ये आज़ादी का दिन देखने के लिए, इस स्पेशल डे को देखने के लिए अब नहीं रहे। इसके लिए आई वॉज वेरी पेंटेड, मैं बहुत ही दर्द में था, बहुत ही दुखी था, ठीक है। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
करेज, विजडम एंड जेनरसिटी, एक असाधारण साहस, चतुराई और उदारता वाले लोग, जो इस तरह के लोग जिसका मैंने चित्र दिखाया है अभी, दैट दियर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, ऐसे लोग फिर दोबारा जन्म नहीं लेंगे, दुनिया ऐसे लोगों को फिर से कभी नहीं जान पाएगी। परहैप्स, शायद, इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, कि इस तरह का जो कैरेक्टर का जो हाइट्स ऑफ कैरेक्टर है, जो उच्च चरित्र वाले लोग थे, जो ऐसे साहसी, ऐसे विजडम और ऐसे जेनरस जो उदारवादी लोग थे, ऐसे लोगों को जन्म देने के लिए इसी तरह का ऑपरेशन, जो डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन है, जो शोषण की जो गहराई है, जो एकदम बहुत ही खतरनाक जो शोषण किया जाता है, दबाव डाला जाता है, बहुत ही उनको टॉर्चर किया जाता है, जिसको किया जाएगा तभी ऐसा हाइट्स ऑफ कैरेक्टर का जन्म होता है, ऐसे लोगों का जन्म होता है। ठीक है, दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं मूर्ख और एक होते हैं चतुर, चालाक, पढ़े लिखे लोग। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो साहसी लोग हैं, उनको जब दबाया जाता है तो उनके अंदर में एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर निकल के आता है, और जो मूर्ख लोग हैं, जो डरपोक लोग होते हैं, उनको जब दबाया जाता है तो वो हमेशा के लिए दब जाते हैं। समझे? तो इन लोगों को जब दबाया गया, जब एकदम डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन किया गया, बहुत ही जोरदार टॉर्चर किया गया। ऑपरेशन का मतलब होता है दबाव, टॉर्चर करना, शोषण करना। ठीक, तो इस तरह का कैरेक्टर उभर के आता है। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स, मेरा जो देश है साउथ अफ्रीका, वो मिनरल्स में रिच है, मतलब यहाँ पर जो मिनरल्स हैं, जो खनिज पदार्थ हैं, वो भरे पड़े हैं। एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, और इसकी मिट्टी के नीचे रत्न छुपे हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट, लेकिन मैंने हमेशा जाना है कि इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, कि यहाँ के लोग ही यहाँ की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स, और यहाँ के लोग जो हैं वो फाइनर हैं, ज़्यादा बहुत अच्छे हैं, ट्रूअर बहुत ज़्यादा सच्चे हैं, दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स, जैसे एकदम शुद्ध डायमंड जो हीरा होता है, शुद्ध, साफ, निश्चल, बिना किसी छल कपट के, वैसे ही लोग यहाँ के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं। क्लियर है? इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, यही जो कॉमरेड्स थे, ये जो लड़ाकू लोग थे मेरे दोस्त, जिसका मैंने चित्र दिखाया है, यही वो लोग थे जिससे इन द स्ट्रगल, संघर्ष में, दैट आई लर्नड, जिसमें मैंने सीखा था, द मीनिंग ऑफ करेज, साहस का क्या मतलब होता है, ये मैंने अपने इन दोस्तों से सीखा था। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men एंड वुमेन रिस्क एंड गिव दियर लाइव्स फॉर एन आइडिया, मैंने समय समय पर बार बार मैंने देखा, आई हैव सीन, मैंने देखा कि men एंड वुमेन, महिलाओं और पुरुषों ने रिस्क एंड गिव दियर लाइव्स फॉर एन आइडिया, कि एक सोच, एक विचार के लिए, एक आइडिया के लिए किस तरीके से लोग अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं। आई हैव सीन men स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, मैंने देखा है कि किस तरीके से लोग उस अटैक्स के खिलाफ, उस टॉर्चर के खिलाफ बिना टूटे खड़े होते हैं। इन लोगों को मैंने देखा है, और कई सारे लोग, ये तो बस छोटे से एग्जाम्पल थे, और भी बहुत सारे लोग। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, इन लोगों ने एक स्ट्रेंथ दिखाया था, एक स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती दिखाई थी, एंड रेजिलियंस का मतलब होता है लचीलापन, कितना भी तोड़ने का प्रयास किया अंग्रेजों ने इनको, लेकिन ये लोग टूटे नहीं, लचीले बने रहे। तो रेजिलियंस का मतलब होता है लचीलापन, भी मैंने देखा था इन लोगों में। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो इमेजिनेशन को खारिज कर देता है, कल्पना नहीं कर सकते हैं आप ऐसे टॉर्चर को। जैसे हमारे देश में ही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अंग्रेज जो टॉर्चर करते थे, वो देख करके आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि इस तरह का टॉर्चर किसी के साथ किया जा सकता है। फिर भी वे लोग टूटे नहीं, वे लोग हटे नहीं, अडिग रहे, डटे रहे। आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने वो साहस सीखा जिसमें फियर के लिए कोई जगह नहीं थी, डर नहीं था, बट द ट्रियम्फ ओवर इट, बल्कि उस डर पर विजय था। ट्रियम्फ का मतलब होता है विजय, उस डर के ऊपर जीत था, डर के आगे जीत है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, ब्रेव मैन वो नहीं है जो डरता नहीं है, बट ही हु कंक्वर्स दैट फियर, लेकिन ब्रेव मैन वो है जो उस डर पर जीत हासिल कर लेता है।
जो बोलता है कि मुझे डर नहीं होता वो ब्रेव मैन नहीं है, क्योंकि अगर उसे डर ही नहीं होता है तो उसे डराया जा सकता है, लेकिन जो डर पर जीत हासिल कर लेते हैं उसे नहीं डराया जा सकता। अगर मैं बहुत ही बहादुर हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे डर नहीं लगता, तो मुझे कोई डरा सकता है, कोई भी बंदूक डाल दे या कोई शेर आ जाए तो मैं डर जाऊँगा। लेकिन जब मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा, सालों साल जब टॉर्चर किया जाएगा, तब मेरे अंदर से डर खत्म हो जाएगा, मैं उस डर पर जीत हासिल कर लूँगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बच्चों को, छोटे बच्चों को ज़्यादा मारना पीटना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर से डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों को प्यार से पढ़ाना लिखाना चाहिए, मारना पीटना नहीं चाहिए। क्लियर है? ये पैराग्राफ देखिए क्या है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कोई भी व्यक्ति, इस बात को जन्म कहने का मतलब ये है कि नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। नो वन इज बॉर्न, कोई भी जन्म नहीं लिया है हेटिंग अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को नफरत करने के लिए, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, किसी के स्किन को देख करके, किसी के स्किन के कलर को देख करके भेदभाव करने, उससे नफरत करने का भाव, जो विचार है वो लेकर के कोई भी पैदा नहीं होता है। मान लीजिए किसी के घर में किसी की माँ गोरी रहती है और किसी के पिता, मान लीजिए पिता भी गोरे रहते हैं, और उसका बच्चा मान लीजिए या एक गोरा और एक काला है, उसका बच्चा काला भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है। तो क्या कोई माँ बाप अपने काले बच्चे से भेदभाव करता है, नफरत करेगा? नहीं। या कोई बच्चा अपनी गोरी माँ से प्यार करेगा और काले बाप से नफरत करेगा? नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नफरत लेकर के पैदा नहीं होता है। ठीक है, और वो भी चमड़ी के आधार पर। नफरत लेकर के तो कोई पैदा होता ही नहीं है। बच्चे जब पैदा लेते हैं वो प्यार लेकर के पैदा होते हैं, नेचुरली प्राकृतिक रूप से उनके दिल में प्यार भरा रहता है, लेकिन नफरत उनको सिखाई जाती है बाद में। किसी के प्रति नफरत लेकर के बच्चा पैदा नहीं होता है किसी के घर में। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को हेट करना अवश्य सीखना चाहिए। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो नफरत करना सीख सके तो उन्हें नफरत करना सीखना चाहिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति नफरत करना नहीं सीख सकता है, नफरत करना सिखाया जाता है, सीखा नहीं जाता है। दे कैन बी टाउट टू लव, उन्हें सिर्फ प्यार करना सिखाया जा सकता है, नफरत करना नहीं सिखाया जा सकता। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, ये जो लव है, ये जो प्यार है, वो ज़्यादा प्राकृतिक रूप से नेचुरली लोगों के दिल में आता है देन इट्स अपोजिट। इसके नफरत के अलावा, नफरत के विपरीत प्यार जल्दी मन में आता है, नफरत जल्दी नहीं आता है। इसलिए नफरत करना नहीं सीखना चाहिए। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, ग्रिमेस्ट का मतलब ग्रिम मतलब होता है गंभीर, बहुत ही खतरनाक, और ग्रिमेस्ट मतलब होता है बहुत ज़्यादा गंभीर, सबसे ज़्यादा गंभीर। जो समय था प्रिजन में, जेल में, व्हेन जब माई कॉमरेड्स एंड आई, मैं और मेरे साथी, मेरे जो लड़ाकू साथी थे, आज़ादी के जो साथी थे, वो आई वेयर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, हमें अपने लिमिट में ढकेल दिया गया, मतलब हमें पूरी तरीके से हमारे ऊपर लिमिट लगा दिया गया, पाबंदी लगा दी गई। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, आई वुड सी, मैं देख सकता था, अ ग्लिमर, ग्लिमर का मतलब होता है चमक या कोई भाव या कोई किरण, किसका? ह्यूमैनिटी, मानवता का। इन वन ऑफ द गार्ड्स, वहाँ पर जो गार्ड्स थे, जो जेल में जो गार्ड्स थे, ठीक, जो सिपाही सब थे, उनके फेस पर, उनके चेहरे पर मैं एक चमक देख सकता था मानवता की, मतलब उनके आंखों में मुझे दिखा कि इन्हें मुझे देख करके दया आ रही है, मानवता उनमें थोड़ा सा है, मैंने देखा। परहैप्स, शायद, जस्ट फॉर ए सेकेंड, कुछ ही सेकंड के लिए, लेकिन फिर वो भी क्रूड हो गए, हो सकता है मजबूरी में हुए हों, और मजबूरी में ही कोई, सारे के सारे तो इतने क्रूएल नहीं हो सकते, इतने निर्दयी नहीं हो सकते। ठीक है, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद कुछ ही समय के लिए, कुछ ही सेकंड के लिए मैंने उनकी आंखों में दया का भाव, मानवता देखा था। बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी था कि मैं अपने आप को सांत्वना दे सकूं, अपने आप को रीअश्योर कर सकूं, आश्वस्त कर सकूं, एंड कीप मी गोइंग, और किस लिए आप आश्वस्त कर सकूं कि मैं ये लड़ाई हमेशा लड़ता रहूँगा, क्योंकि अगर एक के आँख में मैंने मानवता देखी है तो ये मानवता मैं सब की आंखों में देख सकता हूँ, और अगर एक सेकंड के लिए किसी आंखों में मैंने इंसानियत देखा है तो फिर पूरी ज़िंदगी के लिए सबकी आंखों में इंसानियत हम देख सकते हैं। इसलिए मैंने अपने आप को अश्योर किया। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, इंसान की जो अच्छाई है वो एक ऐसा फ्लेम है,
ऐसी चमक है, ऐसी लपट है आग की, दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, उसे कभी भी बुझाया नहीं जा सकता है। इंसान की अच्छाई को वो निखर के आ ही जाता है। आप कितने भी बुरे हो, कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, लेकिन कभी न कभी वो पिघलता जरूर है, समझे। और फिर वो ऐसा वक्त आता है जब उसे लगता है कि यार यहाँ तो मैं पिघल गया। चलिए आगे देखते हैं। इन लाइफ, जिंदगी में, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, प्रत्येक इंसान के पास दो प्रकार के ऑब्लिगेशंस होते हैं, मतलब दो प्रकार के कर्तव्य होते हैं, दो प्रकार का ड्यूटी होता है। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, अपने परिवार को लेकर के ड्यूटी कर्तव्य, टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स माता पिता को लेकर के ड्यूटी, टू हिज वाइफ, अपने पत्नी और अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य होता है। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल, और एक ऑब्लिगेशन होता है अपने लोगों के प्रति, अपने अगल बगल के, अपने समाज के लोगों के प्रति। हिज कम्युनिटी, उनके समुदाय, उनके समाज में जो लोग हैं उनके प्रति। हिज कंट्री, अपने देश के प्रति। दो प्रकार के ऑब्लिगेशंस होते हैं, एक फैमिली के लिए और एक देश के लिए, ठीक है। एक अपने घर के लोगों के लिए और एक समाज के लोगों के लिए। क्लियर है, दो प्रकार के कर्तव्य होते हैं लोगों के। इन अ सिविल एंड ह्यूमन, एक मानवीय, एक नागरिक और एक मानवीय सोसाइटी, मतलब ऐसा समाज जिसमें सिविलियन हो, जिसमें नागरिक हो, और जो इंसान है वो हो। दोनों एक ही बात है लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल, प्रत्येक इंसान, प्रत्येक नागरिक जो है वो लायक है, योग्य है, टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, उन कर्तव्यों को फुलफिल करने में, पूरा करने में वो लायक है। अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस, इंक्लिनेशन का मतलब होता है नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर, व्यवहार करने का, किसी के साथ बिहेव करने का जो नेचुरल टेंडेंसी है, जो प्राकृतिक प्रवृत्ति है, जो आदत है उस व्यक्ति की, वो होती है। अपने उस आदत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति दोनों प्रकार के ऑब्लिगेशन को, कर्तव्य को फुलफिल करता है, ठीक। एंड एबिलिटीज़, और उनकी जो योग्यता है उस हिसाब से। मान लीजिए जैसे कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, और मैं इंसान भी हूँ और एक इस देश का सिविलियन भी हूँ, एक नागरिक भी हूँ। तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो मैं अपने फैमिली के प्रति भी मेरा जो ऑब्लिगेशन है उसको मैं पूरा करता हूँ अपने एबिलिटी के हिसाब से। मैं अपने माता पिता, अपनी भाई बहन को लेकर के जो मैं कर सकता हूँ वो करता हूँ। और अपने देश के प्रति जो मेरा कर्तव्य है, देश के प्रति मेरा क्या कर्तव्य होगा, जैसे कि मैं अपने, ऐसा कोई भी काम मेरा नहीं होना चाहिए जिससे मेरे देश को कोई नुकसान हो, या देश में रहने वाले लोगों, देश का मतलब क्या, देश का मतलब यहाँ पर रहने वाले लोग और अपने देश की सारी संपत्ति। तो हमारे देश की किसी भी संपत्ति को कोई नुकसान ना हो और इस देश में रहने वाले लोगों को मुझसे कोई नुकसान ना हो, यही मैं कर लूँ तो मैं सोचता हूँ कि देश के लिए मेरा ये सारा जो ड्यूटी था वो ऑब्लिगेशन मेरा पूरा हो गया। और घर के लिए, मेरे घर के लोगों को मुझसे कोई परेशानी ना हो और फ़ायदा हो मुझसे, मेरे देश को और मेरे घर के लोगों को। तो मेरी दोनों ऑब्लिगेशन, जो मेरी एबिलिटी है, जो मेरा इंक्लिनेशन है, जो मेरा नेचुरल, जो मेरी हैबिट है, जो बिहेवियर है, उससे मैं पूरा करता हूँ। उसी तरीके से कोई भी व्यक्ति पूरा करता है। बट लेकिन इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन किसी देश में जैसे साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन, एक इंसान के लिए एकदम असंभव है, फॉर ऑफ माई बर्थ एंड कलर, मेरे साथ जन्म लेने वाले और मेरे रंग के लोगों के लिए, मेरे रंग मतलब काले रंग के लोगों के लिए, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, दोनों कर्तव्यों को पूरा करना बहुत ही मुश्किल था, इम्पॉसिबल था। वे ना तो अपने फैमिली के प्रति जो कर्तव्य था वो पूरा कर सकते थे और ना ही देश के प्रति कर्तव्य जो है वो पूरा कर सकते थे। उनको कोई अधिकार ही नहीं था। गुलाम क्या अपनी ऑब्लिगेशन पूरा करेगा। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, एक काला व्यक्ति, ए मैन ऑफ कलर, यहाँ पर कलर का मतलब है दूसरे रंग का, मतलब उजला रंग छोड़ के काले रंग का व्यक्ति, हु अटेम्प्टेड, जिसने प्रयास किया, टू लिव एज अ ह्यूमन, इंसान की तरह जिंदगी जीने का, बीइंग वाज पनिश्ड, उन्हें पनिश किया गया, उन्हें कष्ट दिया गया, उन्हें सजा दी गई,
एंड आइसोलेटेड, और उन्हें आइसोलेट करके रखा गया, अलग थलग करके रखा गया। जैसे आइसोलेशन आपने सुना होगा कोरोना में, जिससे कोरोना हो जाता था उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता था, अलग कमरे में उनको बंद कर दिया जाता था, रखा जाता था, उनसे लोग दूर दूर हट के रहते थे। वैसा ही सेम टू सेम वैसा ही बिहेवियर जो है वो काले लोगों के साथ, कलर्ड पीपल के साथ होता था साउथ अफ्रीका में। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, ऐसा व्यक्ति, एक इंसान जिसने कोशिश किया टू फुलफिल हिज ड्यूटी, अपना कर्तव्य पूरा करने का, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, वॉज इनवेटिवली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उन्हें अनिवार्य रूप से, इनवेटिवली का मतलब होता है अनिवार्य रूप से, उन्हें रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उन्हें अपने परिवार से जुदा कर दिया गया, अलग कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया, कहने का मतलब ये है, या मार दिया गया। एंड हिज होम, और उन्हें उनके घर से भी, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उन्हें जिंदगी अलग बिताने के लिए ज़बरदस्ती मजबूर किया गया। अ ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियन, और कैसा अस्तित्व, उनका जो अस्तित्व था, जो एग्जिस्टेंस था, जो उनका अस्तित्व था, वो एक धुंधला अस्तित्व था, एक धुंधला अस्तित्व वाला जीवन जो गुप्त था। और रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोही, जो विद्रोह कर दिया जाता है, विद्रोही बगावत जो करते हैं सरकार के खिलाफ, ऐसा विद्रोही के रूप में, और एक गुप्त जिंदगी जीने के रूप में, एक धुंधले अस्तित्व वाली ज़िंदगी बिताने के लिए उन लोगों को मजबूर किया गया। मतलब ऐसे लोग जो सरकार के खिलाफ बोलते थे, उन्हें सजा दी जाती थी, तो ये लोग छुप छुप के रहते थे, एक ट्विलाइट एग्जिस्टेंस में, एक धुंधले अस्तित्व में। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग, शुरुआत में, आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एवं माई फैमिली। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज, शुरुआत में मैंने चूज नहीं किया, आई डिड नॉट चूज, मैंने नहीं चुना, टू प्लेस माई पीपल एवं माई फैमिली, अपने परिवार से ऊपर मैंने अपनी जनता को, इस देश के लोगों को नहीं माना, कोई नहीं मानता है शुरुआत में। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने अटेम्प्ट किया, प्रयास किया अपने लोगों की सेवा करने का, आई फाउंड, मैंने पाया, मैंने मतलब मंडेला जी ने, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मुझे रोका गया, आई वॉज प्रिवेंटेड, पैसिव वॉइस है, मुझे रोका गया, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड ए हस्बैंड। और जब मैंने अपने देश की सेवा करनी चाहिए, तब मुझे ये पता लगा कि मुझे अपने, मेरा जो कर्तव्य था एक बेटा के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बाप के रूप में, या एक पति के रूप में जो मेरा कर्तव्य था, उसे भी पूरा करने से मुझे रोका जाने लगा अंग्रेजों के द्वारा। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मैं फ्री होने के भूख से जन्म नहीं लिया था। कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर में कोई आज़ाद होने का भूख थोड़ी ना रहता, उसको थोड़ी ना पता है कि वो गुलाम है कि आज़ाद है। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं फ्री जन्म लिया था, आज़ाद जन्म लिया था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से मैं फ्री पैदा लिया था। दैट कि आई कुड नो, जो मैं जान सकता था, सब मैं जानता था कि मैं पूरी तरीके से फ्री हूँ। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हाउस हट, माँ के घर, माँ के झोपड़ी के बगल में मैं दौड़ने के लिए फ्री था, आज़ाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, मेरे गांव से जो साफ धारा निकलती थी, जो क्लियर स्ट्रीम, जो साफ धारा, नदी की धारा निकलती थी, उसमें तैरने के लिए मैं फ्री था, फ्रीली मैं तैर सकता था उसमें। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, रोस्ट मतलब होता है पकाना, और मिलीज का मतलब होता है आपने मोटा अनाज जो होता है, भुट्टा जैसे मकई टाइप का, ज्वार बाजरा सब जो होता है, उसको मैं रोस्ट करने के लिए फ्री था। उसको मैं पकाने में, स्टार्स मतलब तारों के नीचे, बचपन में मैं उसे पकाने के लिए फ्री था, पका कर मैं खाता था। एंड और राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे धीरे मूव करने वाले बैलों के चौड़े पीठ पर राइड करना, सवारी करने के लिए मैं फ्री था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, ज्यों ही, जैसे जैसे, जहाँ तक, आई ओबेड माई फादर, मैंने अपने पिता की बात मानी, आज्ञा माना। एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और मेरी जो ट्राइब्स थी, मेरी जो प्रजाति थी, मेरे जाति के जो लोग थे, उनके कस्टम्स को, उनके रीति रिवाजों को जब तक मैंने पालन किया, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मुझे किसी
प्रकार की परेशानी नहीं हुई, ना इंसान के किसी नियम से, ना भगवान के किसी नियम से। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मतलब जब मैं बच्चा था तब मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। इट वॉज ओनली व्हेन, ये तब हुआ जब आई बिगेन टू लर्न, जब मैं सीखने लगा कि, जब मैं जानने लगा कि माई बॉयहुड फ्रीडम, मेरा जो लड़कपन का जो आज़ादी था, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब की जो मेरी आज़ादी थी, वॉज एन इल्यूजन, वो बस एक भ्रम था, वो कोई आज़ादी नहीं थी, ये एक भ्रम था। When I discovered, जब मुझे पता चला, एज अ यंग मैन, मतलब जब मैं एक जवान हुआ, जब मैं एक जवान आदमी का रूप मैंने लिया, मतलब जब मैं जवान हुआ तब मैंने जाना कि, डिस्कवर किया कि दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी आज़ादी पहले ही छीनी जा चुकी है, ली जा चुकी है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और तब मुझे इसके लिए भूख पैदा शुरू हुआ आज़ादी के लिए। एट फर्स्ट, शुरुआत में, एज अ स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल अपने लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, जो ट्रांजिटरी का मतलब होता है जो परमानेंट न हो, नॉट परमानेंट, जो हमें, मुझे परमानेंट फ्रीडम नहीं चाहिए था जब मैं स्टूडेंट था तब। अब स्टूडेंट को जितना ज़रूरत होगा फ्रीडम का, स्टूडेंट को क्या फ्रीडम चाहिए कि वो थोड़ा रात में घूम फिर सके, दिन में घूम फिर सके, जहाँ जाए वहाँ घूम सके, टहल सके, जहाँ चाहे वो पढ़ सके, जो चाहे वो पढ़ सके, खेल सके, यही सब फ्रीडम चाहिए। तो एज ए स्टूडेंट, कहाँ गया, हाँ, एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल अपने लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रात में बाहर ठहरने के लिए, बाहर रुकने के लिए, टेम्पररी, एक अनिश्चितकालीन, मतलब एक टेम्पररी, एक होता है परमानेंट, एक होता है टेम्पररी। एक टेम्पररी आज़ादी मुझे चाहिए थी कि मैं रात में भी बाहर जा सकूं। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, और जो मुझे पसंद हो वो मैं पढ़ सकूं। एंड गो वेयर आई चूज़, और जहां मैं चाहूं वहां मैं जा सकूं। बस इतनी ही आज़ादी मुझे चाहिए थी एक स्टूडेंट के रूप में। लेटर, बाद में, एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, और जब जोहान्सबर्ग में जब मैं बड़ा था, एक जवान था, आई यर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। आई यर्नड का मतलब होता है उत्सुक होना या उत्तेजित होना। तो आई यर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, मैं एक बेसिक, आधारभूत और एक सम्मानित आज़ादी पाने के लिए मैं उत्सुक था। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ताकि मैं अपने पोटेंशियल को, मेरी जो संभावना है, मेरी जो कार्य क्षमता है, उसको मैं हासिल कर सकूं, अचीव कर सकूं, इसके लिए मैं उत्सुक था। अब कोई व्यक्ति जब जवान होता है तो देखिए, बच्चे को क्या चाहिए, इन्होंने तीनों फ्रीडम बोला है कि बचपन में मैं फ्री था ही, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं था। लेकिन जब मैं स्टूडेंट था तब मुझे वो नॉर्मल फ्रीडम चाहिए था। लेकिन जब मैं और जवान हुआ, जब मैं और बड़ा हुआ, तब अब मेरे पास जो कार्य क्षमता थी, जो काम कर सकता था, उसके लिए मुझे फ्रीडम चाहिए था। मेरा जो पोटेंशियल था उसके लिए, उसको हासिल करने के लिए मुझे फ्रीडम चाहिए था। उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से एकदम क्रांतिकारी हूँ, लड़ने लगा देश के लिए, लोगों की आज़ादी के लिए, नहीं। मैं पूरा जवान होने तक मुझे पूरी आज़ादी लोगों के लिए मैं नहीं लड़ रहा था। नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं, ठीक। उसके बाद जब लड़ना शुरू किया तो देख ही लीजिए, 30 साल तक इनको जेल में बंद कर दिया गया, ठीक है। तब ना 70-75 की उम्र में जा कर के प्रेसिडेंट बने। हाँ, ऑफ अर्निंग माई कीप, मतलब मैं अपनी जो जीवन यापन जिसके लिए लोग करते हैं, जो पैसा धन अर्जन कर सके, तो मैं अपना कीप अर्जित कर सकूं, मतलब मैं अपने जीवन यापन के लिए कुछ पैसे अर्जित कर सकूं, इसके लिए मुझे फ्रीडम चाहिए था। ऑफ मैरिंग, शादी करने के लिए मुझे फ्रीडम चाहिए था। एंड हैविंग अ फैमिली, और एक परिवार रखने के लिए मुझे फ्रीडम चाहिए था जब मैं जवान था तब। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और ऐसा फ्रीडम चाहिए था जो ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं हो, जो बाधित नहीं हो, जो अवरोध, जिसमें किसी प्रकार की बाधा न हो, और मेरी जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, वो एकदम लॉफुल होनी चाहिए थी, एकदम लॉफुल हो, एकदम कानूनी हो, ऐसा ज़िंदगी मुझे चाहिए था। बट लेकिन देन आई स्लोली सॉ दैट, लेकिन धीरे धीरे तब मैंने देखा कि नॉट ओनली आई वाज, कि केवल, नॉट ओनली का मतलब होता है केवल,
न केवल आई नॉट फ्री, न केवल सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं था कि मैं फ्री नहीं था, केवल ऐसा व्यक्ति एकमात्र मैं नहीं था जो आज़ाद नहीं था, बल्कि माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वी आर नॉट फ्री, बल्कि मेरे भाई और बहनें भी फ्री नहीं थे। आई सॉ दैट, मैंने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कि ये केवल मेरी आज़ादी की बात नहीं थी, दैट वाज कर्टेल्ड, कि मेरी आज़ादी सिर्फ काटी गई थी, कर्टेल मतलब छोटा करना, ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरी आज़ादी में कटौती की गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, बल्कि सभी लोगों की आज़ादी, हु लुक्ड लाइक आई, जो मेरी तरह दिखते थे, काले दिखते थे, डिड, उनकी भी आज़ादी में कटौती की गई थी। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तब मैंने ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, और तब मेरी अपनी आज़ादी की जो भूख थी, बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, और ये तब जो मेरी आज़ादी की जो भूख थी, बिकेम द ग्रेटर हंगर, ये बहुत बड़ा भूख बन गया, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की आज़ादी का भूख बन गया। इतने दिन तो सिर्फ मेरी आज़ादी का भूख था, लेकिन अब ये मेरे लोगों की आज़ादी का भूख बन गया। एक बार फिर से देख लीजिए इस महान इंसान को, नेल्सन मंडेला को। उसके बाद कहते हैं, इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव दियर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। इट वॉज दिस डिज़ायर, यही वो इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, कौन सी इच्छा? मेरे लोगों की आज़ादी की इच्छा, टू लिव दियर लाइव्स विद डिग्निटी, कि वे लोग अपनी ज़िंदगी पूरे शान और शौकत के साथ, इज्जत के साथ जिएँ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और एक आत्मसम्मान के साथ जिए, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया, एनिमेट कर दिया, एकदम जिंदा कर दिया, प्रफुल्लित कर दिया, मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन, जिसने इस डिज़ायर ने एक डरे हुए यंग मैन को ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया, एक फ्राइटेंड यंग मैन को, एक डरे हुए जवान लड़के को बदल दिया, इनटू अ बोल्ड वन, एक साहसी इंसान के रूप में। दैट ड्रो अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, जिसने एक लॉ अबाइडिंग का मतलब होता है कानून का पालन करने वाला, और अटॉर्नी का मतलब होता है न्याय को मानने वाला व्यक्ति। तो जिसने एक कानून को मानने वाले व्यक्ति को बना दिया टू बिकम अ क्रिमिनल, एक क्रिमिनल बना दिया, एक क्रिमिनल बना दिया, क्योंकि अब ये सरकार की नज़र में तो ये क्रिमिनल ही हो गए। आप सरकार की बात नहीं मानिएगा, आप गवर्नमेंट की बात नहीं मानिएगा, तो क्रिमिनल ही ना होइएगा। तो ये एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी थे, कानून को मानने वाले लड़के को इस डिज़ायर ने क्या बना दिया? क्रिमिनल बना दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, और इसी डिज़ायर ने उस फैमिली लविंग हस्बैंड को, परिवार से प्यार करने वाले पति को, हस्बैंड को, पत्नी से प्यार करने वाले पति को, इनटू अ मैन विदाउट अ होम, और ऐसा बना दिया जिसके पास कोई घर ही नहीं था, एक घर विहीन, गृह विहीन व्यक्ति, इंसान बना दिया इस लड़के को, इसी डिज़ायर ने। कौन सी डिज़ायर ने? कि मेरे लोगों को, इस देश के लोगों को, काले लोगों को भी आज़ादी मिले, आत्मसम्मान से जीने का मौका मिले। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन, और उस डिज़ायर ने एक लाइफ लविंग मैन को, ज़िंदगी से प्यार करने वाले इंसान को, लड़के को, टू लिव लाइक अ मॉन्क, फोर्स किया, मजबूर कर दिया एक मॉन्क की तरह ज़िंदगी बिताने के लिए। मॉन्क मतलब होता है साधु सन्यासी। जैसे साधु और सन्यासी को ज़िंदगी से प्यार नहीं होता है, घर बार से प्यार नहीं होता है, ऐसी ज़िंदगी बिताने के लिए मजबूर कर दिया नेल्सन मंडेला को, जो ऐसे व्यक्ति थे। ठीक है। आई एम नॉट मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. I am not more virtuous. मैं बहुत ज़्यादा भला या नेक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हूँ, मैं खुद का बलिदान दे दूँ किसी के लिए, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। देन द नेक्स्ट मैन, मेरे सामने जो व्यक्ति है उससे ज़्यादा बलिदानी मैं नहीं हूँ, उससे ज़्यादा मैं भला नेक व्यक्ति नहीं हूँ, बट लेकिन
आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स एज आई अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वेयर नॉट फ्री। जब मैंने ये जाना कि मेरे लोग फ्री नहीं थे, आई न्यू, मैंने जाना, माई पीपल वेयर नॉट फ्री, मेरे लोग फ्री नहीं थे, ऐसी परिस्थिति में आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, मैं उस पुअर और लिमिटेड फ्रीडम को, मैं पुअर, यहाँ पर पुअर का मतलब गरीब नहीं होगा, कम होगा, उस थोड़े से और लिमिटेड एकदम संकुचित आज़ादी को मैं एंजॉय नहीं कर सकता था। आई वॉज अलाउड, जो मुझे अलाउ किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, जो काले लोगों को थोड़ी सी आज़ादी दी गई थी, जिंदा रहने की आज़ादी, उसको मैं एंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि तब मैं जान गया था कि मेरे लोग फ्री नहीं है, कोई आज़ाद नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं बेचैन हो गया था। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, जो फ्रीडम है वो इंडिविजिबल है, अविभाज्य है। फ्रीडम को बांटा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि किसी को कम फ्रीडम मिल जाए, किसी को ज़्यादा फ्रीडम मिले, नहीं, फ्रीडम सबको बराबर मिले। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वेयर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। द चेन्स, जो चेन्स था, जो जंजीर है, ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, मेरे किसी भी व्यक्ति के ऊपर में अगर कोई जंजीर है, किसी भी काले व्यक्ति के गले में अगर जंजीर है, उसके हाथ में अगर जंजीर है, मतलब जो हथकड़ी है, जो बंधन है, वेयर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, वो जंजीर सभी लोगों के हाथ में है, सभी लोगों के सर पे बंधा हुआ है, गर्दन में बंधा हुआ है। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल, और सभी लोगों के गर्दन पर जो चेन है, जो जंजीर है, वेयर द चेन्स ऑन मी, और वही जंजीर मेरे सर पर भी, मेरे हाथों में भी, मेरे शरीर में भी बंधा हुआ है, वो गुलामी की जंजीर। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। देखिए, आप अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, और कमेंट कीजिएगा तभी मुझे हौसला मिलेगा, और मैं सारे वीडियोस को इसी तरह लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा। लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल का रीच थोड़ा कम हो गया है तो शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो मैं आपके लिए बहुत ही बेहतर वीडियो बना के दूंगा आपको, ठीक है। आई न्यू दैट, मुझे पता था कि, मैं जानता था कि द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। जो ऑपरेसर थे, ऑपरेसर का मतलब जो शोषण करने वाले व्यक्ति थे, उनको भी आज़ादी मिलनी चाहिए, जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। और जो वंचित लोग थे, जो पीड़ित लोग थे, जिनका शोषण किया जा रहा था, उनको भी आज़ादी मिलनी चाहिए, और जो शोषण करने वाले थे, जो ऑपरेसर थे, उनको भी आज़ादी मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए, काले लोगों पर तो शोषण हो रहा था, और उनका शोषण गोरे लोगों के द्वारा करवाया जा रहा था, लेकिन गोरे लोग क्या करते थे, खुद शोषण नहीं करते थे, वे काले को ही बोलते थे कि काले लोगों का शोषण करो। तो ये चाहते थे कि सबकी आज़ादी हो, सबको आज़ादी मिले। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, ऐसा व्यक्ति जिसने टेक अवे, ले लिया है, अनदर मैन्स फ्रीडम, दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लिया है, इज़ अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, वो घृणा का, वो हैट्रेड का प्रिजनर है, वो घृणा का जो है वो कैदी है, प्रिजनर है, वो घृणा रूपी जेल में बंद है, वो व्यक्ति जिसने दूसरे की आज़ादी को छीन लिया है। तो मैं चाहता हूं कि वो व्यक्ति जो घृणा रूपी जेल में बंद है, मतलब वो व्यक्ति, उसके दिल में पूरा घृणा, पूरा नफरत भरा हुआ है दूसरे लोगों के प्रति, काले लोगों के प्रति, तो ये जो वो जो व्यक्ति है, वो नफरत रूपी जंजीर में जो बंधा है, तो मैं चाहता हूं कि उसके दिल से जो नफरत है काले लोगों के प्रति, वो भी निकले, मतलब वो व्यक्ति, जो गोरे लोग हैं, वो भी इस घृणा रूपी, इस नफरत रूपी जंजीर से आज़ाद हो जाएं। तो और जो काले लोग हैं वो तो आज़ाद हुए ही, ये भी मैं चाहता हूँ। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडलेसनेस, और ही इज़ लॉक्ड, वे लोग बंद हैं, लॉक्ड हैं, कैद हैं। कहाँ पर कैद हैं? बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस। प्रिजुडाइस का मतलब होता है, प्रिजुडाइस का मतलब होता है पक्षपात, पक्षपात का मतलब होता है भेदभाव करना। तो ये जो पक्षपात की जो जंजीर है, जो जेल है, बार्स, जो बार मतलब जेल होता है, यहाँ पर जेल होगा, वैसे छड़ होता है, लोहे की छड़ को बार कहते हैं। तो ये जो पक्षपात, ये जो भेदभाव करने वाली जो भावना है, जो नैरो माइंड, जो माइंडनेस है, माइंडेडनेस है, उनके दिमाग, उसकी दिमाग जो संकीर्ण हो चुकी है, उनका जो सोच छोटा हो चुका है, उस छोटे सोच रूपी जेल में जो लोग बंद हैं,
जिनके दिल में भेदभाव की भावना भरी हुई है, भेदभाव रूपी जेल में जो लोग बंद हैं, उनकी भी आज़ादी मैं चाहता हूँ। ठीक है, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं पूरी तरीके से वास्तविक रूप में आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं नफ़रत रूपी जेल में बंद हो चुका हूँ, मैं नफ़रत रूपी जंजीर में कैद हो चुका हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी तब आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, और उसी तरह जिस तरीके से मैं तब भी फ्री नहीं हूँ जब मेरी आज़ादी मुझसे ले ली गई हो, मैं तब भी आज़ाद नहीं हूँ, और अगर मैं किसी की आज़ादी ले लूँ मैं तब भी आज़ाद नहीं हूँ। तो यहाँ पर दोनों व्यक्ति आज़ाद होने चाहिए, जो गुलाम है वो भी और जिसने गुलाम बनाया है वे सब। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी, जो ऑप्रेस्ड लोग हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो पीड़ित लोग हैं, एंड द ऑप्रेसर, जो पीड़ित करने वाले लोग हैं, जो शोषण करने वाले लोग हैं, अलाइक, एक समान, आर रॉब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी, वो अपनी मानवता को दोनों ने लूटा है, दोनों की मानवता को लूटा गया है। जो ऑप्रेसर हैं, जो शोषण करने वाले हैं, उन्होंने अपनी मानवता को खुद लूट लिया है, और जो ऑप्रेस्ड हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी मानवता को लूट लिया है ऑप्रेसर ने, मतलब शोषण करने वाले लोगों ने। तो मैं चाहता हूं कि सबकी आज़ादी हो। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।